Hello everyone. This is Khushi Patel here and welcome to this amazing session. I hope you all are doing well. So everyone, this session is very important. Hello everyone, this is Khushi Patel here and welcome to this wonderful session. I hope you all are doing well. So everyone, today's session is very important for your life. So attend the session full. You will get lots of benefit in your life. And ये जो हमारा जो सेशन है ना आज का, ये और भी ज्यादा शानदार होने वाला है. तो मैं चाहती हूँ जो सेशन है ज्यादा हो सके तो अपने फैमिली के साथ अटेंड करिए अगर आपको ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो. और आज की सेशन में आपको बहुत सारे नए टूल्स एंड टेक्निक्स सीखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ हमारे सेशन में सीखने के लिए मिलेंगे. और अगर आप बाहर जाएंगे तो ये सारी चीजें जो है फुल लाइफ मैनेजमेंट की चीजें ये कोई भी नहीं सिखाता और ये हम आपको सिखा रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में. तो फिर आपको जरूर से अटेंड करना ही चाहिए. तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने कैमरेज को ऑन करिएगा. दैट्स ऑल. और पेन जारी लेके तो जरूर से बैठिएगा क्योंकि कब कौन सी बात इंपॉर्टेंट हो और छूट जाए उससे अच्छा है कि डायरी और पेन लेके बैठे. तो जरूरी बात होगी तो हम उसे लिखते भी जाएंगे, नोट डाउन भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे. तो लेट्स डू नॉट टेक मच टाइम एंड लेट्स कॉल वन एंड ओनली मिस्टर रमेश पटेल सर, Sportak leader and life mentor. So sir, please come and take your further session. Thank you so much everyone. थैंक यू खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा इतना अच्छे से परिचय दिए. सभी साथियों को मेरा नमस्कार. और साथियों, आज आप लोग से मिलके आप लोग से अपना अनुभव रखने के लिए जो आया हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है. हम सभी उस ईश्वर के बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने आज हमें यह दिन देखने का सौभाग्य दिया है. और आशा और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आपका और हमारा साथ रहेगा और हम अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, सफल होने के लिए, अपने व्यवहार से लोगों के दिल को जीतने के लिए लगातार हम कुछ न कुछ बेहतर सीखते रहेंगे. तो मैं रमेश पटेल आप सभी लोग को प्रणाम करता हूँ और आप लोग का स्वागत करता हूँ. थैंक यू. साथियों, ये जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, ये जीवन हमारे साथ साथ कई लोग का है. और ये जीवन को हमें कैसे जीना है, यही एक उद्देश्य होता है आर्ट ऑफ बिहेवियर का. कि जिंदगी आपका और मेरा सिर्फ नहीं है, ये जिंदगी कई लोग का है, तो इसको जीना कैसे. और वही चीजें हम आर्ट ऑफ बिहेवियर में बात करते हैं. साथियों, आपके जो भी पहचान वाले होंगे उनको कॉल कर लीजिए या उनको फोन या मैसेज कर लीजिए ताकि वो जल्दी जुड़े, क्योंकि सेशन में जो शुरू से रहते हैं उनको ज्यादा अच्छे से ये सेशन समझ में आता है. तो आप सभी लोग उन्हें कॉल कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं. साथियों, एक छोटी सी कहानी से आज के सेशन को मैं प्रारंभ करना चाहूंगा. एक पिता रहता है जिसकी लड़की रहती है और लड़की को बड़े लाड प्यार से वो पाला रहता है. उसकी जो इच्छा रहती है हमेशा पूरा करता है, बचपन से लेकर बड़े होते तक. उसकी उम्र शादी की हो जाती है तो अच्छा वर ढूंढते हैं, जैसे हर माता पिता ढूंढते हैं अपने बच्चियों के लिए. तो ऐसे उसका पिता उसके लिए वर ढूंढता है और एक अच्छा खासा परिवार मिलता है और उसको अच्छा लगता है वो परिवार. लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है तो उससे शादी कर देते हैं. शादी करने के पश्चात वहां जाती है उसकी बेटी, उसको बड़े प्यार से विदा करता है, जैसे हर पिता अपनी बेटी को रो के और प्यार से विदा करते हैं. वहां जाती है और वहां जाने के बाद जो लड़की है वो महसूस करती है कि जैसे मेरे पिता ने मेरी हर जिद को पूरा किया, हर जरूरतों को पूरा किया, जैसे मुझसे बात की, जैसे मुझे रखे थे, वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी रखेंगे. और अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार भी वैसी रखती है. एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसे करके 1 हफ्ते गुजर जाते हैं. परिवार वाले अलग टाइप को उसको सोचे थे जैसे उसके पिता का व्यवहार था, लेकिन बच्ची का व्यवहार कुछ अलग उनको समझ में आता है. और बच्ची को भी लगा था जैसे मेरे पिता का व्यवहार था वैसे इनका होगा करके वो भी वो शादी के लिए हाँ बोली थी. और फिर लड़की चिढ़ने लगती है सभी लोग से. उसका चिढ़ धीरे धीरे क्रोध में बदल जाता है और परिवार वाले भी चिढ़ते हैं जो उसके ससुराल पक्ष वाले होते हैं.
और लड़की बोलती है अब यहाँ मैं नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, सब अपने हिसाब से करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरी बात को नहीं मानता। ऐसा करके वो एक हफ्ता में ही ऊब जाती है, बोर हो जाती है। अपने पिता को फोन करती है तो उसका पिता फोन उठाता है, बोलता है बेटी क्या हुआ, तो बताती है कि ऐसा ऐसा बात है और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है और सब लोग मुझे सुनाते रहते हैं। आप ये चैट में लिख के बताइए, अधिकतर जो लड़कियां नई शादी होके जाती है, ये किस्सा कहानी होता है कि नहीं होता है? कई जगह एक हफ्ते में होता है, कई जगह एक महीने में होता है, कई जगह एक साल में होता है। और इसीलिए एक अच्छा सा लाइन है, लड़कियां जब शुरू में जाती है शादी करके ना, तो शुरू में दिखावा करती है, वो जो नहीं है वो बताने का प्रयास करती है, लेकिन उसके जो अंदर है, जो सच्चाई है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका नीति है, वो एक साल बाद पता चलता है कि कैसा उसका सोच है। सूरज जी लिखे हैं, दिव्य प्रकाश शर्मा जी लिखे हैं, चलिए ललिता वर्मा जी, यही होता है। और आप अक्सर देखेंगे एक साल के अंदर दूल्हा दुल्हन जो नए शादी से जोड़े थे, माँ बाप भाई लोग से अलग हो जाते हैं, संयुक्त परिवार अलग हो जाता है। और जितना ज्यादा आप एकल परिवार में रहेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रगल, तकलीफ, दिक्कतें, परेशानियां रहेगी। जो अकेले रहते हैं उनको एहसास होगा, उनको समझ में आता होगा। उसका पिता हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। माया जी लिख रही हैं, सूर्यकांति चौहान जी लिख रही हैं। और ये स्टोरी स्पेशली उन माता पिता के लिए है जिनकी बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई है या हाल ही में शादी हुआ है, क्योंकि ये आपके बच्चे के साथ भी होने वाला है और कई लोग साथ हो भी रहा है। उसका पिता कोई तर्क नहीं देता, कोई राय मशवरा नहीं करता है, बोलता है ठीक है तू घर आ जा। जैसे कई बार देखते हैं ना, पिता लोग बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, समझाते हैं, दुख है सुख है, रह ले झेल ले, ऐसा ऐसा करके, तो वो नहीं बोलता कुछ, वो बोलता ठीक है वापस आ जा। वो अपना सामान लेके वापस आ जाती है, फिर पिता उसको बैठाता है, बोलता है चल बता कौन कौन तेरे को अच्छा नहीं लगता। पेन और डायरी लाता है उसका पिता, सबसे पहले नाम लेता है सास का, क्योंकि बहुए सास से थोड़ा नहीं जम पाता है ना। सास क्या तुमसे लड़ती झगड़ती, तुमको अच्छा नहीं लगती है? वो तो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा मेरे विरोधी है, मेरे को डांटती डपटती और मेरे हिसाब से नहीं करती, वही तो सबसे ज्यादा है। अच्छा ठीक है चलो। दूसरा में ननन का नाम लिखता है उसका पिता, क्योंकि जानते हो दूसरे नंबर में ननंद रहती है। अरे दूसरे में तो वही छह, वो हमेशा मेरी तुलना, मेरे गहने कपड़े सब सैंडल वैंडल सबसे करती, वैसी मंगवा लेती है, ऐसा करके कॉपी करती है बहुत ज्यादा। चलो ठीक है। और कुल देवर जेठ जेठानी सबका नाम लिख डालती है, पति का भी नाम लिख डालती है, ऐसे करके। तो बोलती देख बेटी तू कंफ्यूज मेरे भी मत कर, खुद मत हो, तू ऐसा एक नाम बता, सबसे प्रॉब्लम ठीक है, ऐसा एक नाम बता जो उस घर में नहीं रहेगी तो तू सुख से रहेगी और सबको तू हैंडल कर लेगी, सबसे तेरा बन जाएगा। एक नाम बता, उसका मैं तेरे को उपचार बताऊंगा। तो बड़ा सोच के बोलती सास है, सास को बस ठीक हो जाए तो बस ठीक हो जाए। एक काम करते हैं, सास को दुनिया से उठा देते हैं। गिफ्ट करना नहीं, उसको इस दुनिया से उठाना मतलब उसको मार देते हैं किसी न किसी तरीके से। तो उसकी बेटी बोलती ये क्या है, संभव है ना मेरे पास तरीका, लेकिन वो तरीका किसी को नहीं पता चलेगा ऐसा तरीका है। तो क्या है? तो बोलता है घर अंदर से लाता है, एक डिब्बे में छोटा सा आटा लाता है, वो आटा देता है, ये है तरीका। बोलता है ये क्या तरीका है? बोले इसमें एक ऐसा पदार्थ मिला है, इसका थोड़ा थोड़ा आटा अपनी सास वाली रोटी में डाल के उसको बना के खिलाना, ये स्लो पॉइजन है, 6 महीने के अंदर धीरे धीरे असर करेगा, 6 महीने के अंदर वो इस दुनिया से ऊपर की दुनिया में चली जाएगी, तब तो खुश रहेगी ना। बोलती वाह पापा यू आर जीनियस, ग्रेट, क्या आइडिया बताए। तो कब जाएगी? कल ही जाऊंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, किसी को शक न हो, किसी को पता मत चले, अपना व्यवहार को इतना अच्छा रखना जैसे तू अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी बहन, अपने भाई से व्यवहार करती थी ना। कोई कुछ भी बोले, ताना दे, ये दे वो दे, जो भी है सह लेना, क्योंकि 6 महीने बस तो सहना है।
उसके बाद तो राज घराना तेरे ही छो जाएगा, तेरे को क्या टेंशन है। ठीक है, ऐसा करके सलाह देता है पिता। बड़े एक्साइटेड और खुश हो जाती है बेटी। अगले दिन जल्दी उठ के नहा धो के एकदम तैयार उसका पिता छोड़ने जाता है। उसका पिता छोड़ने जाता है तो उनके घर वाले मतलब ससुराल वाले लड़की की कोई अच्छे से बात नहीं करते, फिर भी पिता बोलता है ठीक है बेटी अपना ख्याल रखना, और अपने ससुर सास और सारे लोग को समझा देता है उसका पिता कि मैं अपनी बेटी को समझा दी हूँ, आज के बाद आप लोग को न लड़ेगी न झगड़ेगी, जो कहोगे वो मानेगी, ये अपना कुछ नहीं करेगी, क्यों बेटी? हाँ हाँ बाबूजी, हाँ हाँ, ऐसा करके वो भी हामी भर देती, क्योंकि उसको पता है 6 महीने का दुख है, उसका तो मौज ही मौज है, जैसे आजकल मौज चल रहा है ना। तो छोड़ के आ जाता है। अब वो बहुत एक्साइटेड मस्त गुनगुनाती है, गाना गाती है, मस्त खाना बनाती, कोई भी ताना वाना देता है तो सुनते रहती, सहते रहती, कभी जुबान नहीं लड़ाती, कभी अपना नहीं करती, डिमांड नहीं करती, सारा चीज पूरा ससुराल पक्षों के हिसाब से करती है। और धीरे 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 सास को भी जो गलतफहमी थी, लगता था मैं गलत थी, डांटती थी, ज्यादा चिल्लाती थी, बहू तो बहुत अच्छा संस्कारी है, अच्छा ख्याल रखती है, खाना रोटी सब्जी, रोटी तो डाल डाल के देती है, एक ठौर अम्मा जी, एक ठौर बाबू जी, ऐसा करके, क्योंकि उसको निपटाना था, एक ठौर अम्मा जी, ऐसा करके। अब वो धीरे धीरे क्या है, वो सास ना उसको बहू ना मान के बेटी टाइप का मानने लगती है। अपनी तिजोरी का पूरा गच्छा गुच्छा चाबी होता है उसको भी उसको दे देती है, और उसके लिए बिना कहे कभी गहने, कभी कपड़े, कभी कुछ आवश्यक चीजें लाते रहती है। और ये लगभग 4 महीना हुआ रहता है, और 4 महीने बाद उसका पिता फिर आता है देखने के लिए लड़की का कि क्या है कैसे है देखो करके। तो मिलता है तो उसकी बेटी जैसे आती है जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है, सास लोग अपने कमरे में रहते तो चुप कराता है, अरे बेटी चुप हो जा, क्या हुआ बता, अरे सब आ जाएंगे, चुप हो जा तू। चुप हो जाती, बोलती बाबूजी एक आपसे अनुरोध है, निवेदन है। तो बोलता है क्या? मेरे सास को बचा लो, उसको मरने मत दो। अरे बेटी ये सारा माया जाल तो उसको मारने के लिए हम दोनों ने रचा है। नहीं नहीं नहीं, उसको बचा लो, मेरी सास है, वो मेरे को माँ से ज्यादा प्यार करती है, ननद मेरे को बहन से ज्यादा प्यार करती है, देवर लोग भाई बहन के टाइप का एकदम मानते हैं, पति बहुत अच्छे हैं, ये परिवार पूरा टूट जाएगा, सास नहीं रहेगी, प्लीज बचा लो, जैसे भी करके मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर जोड़ती हूँ, ये वो दुनिया भर का नाटक करने लगती है। तो उसका पिता बोलता है, अरे बेटी तू ही तो बोली थी वो निपट जाएगी, वो उठ जाएगी तो मैं राज करूंगी। नहीं नहीं बाबूजी, राज तो अभी कर रही हूँ, देखो चाबी दे दी है, पूरा घर मैं ही संभालती, तिजोरी पैसा कौड़ी सब मेरे हाथ में, जो चाहो वो ले सकती हूँ, जहां चाहो वहां जा सकती, कोई रोका टोकी नहीं, मेरे हर अरमान ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है, मेरे बेटी जैसे माना जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे सास मरे, आप प्लीज बचा लीजिए। तो उसका पिता बोलता है, बेटी तेरे सास को कुछ नहीं होगा, वो कोई स्लो पॉइजन वगैरह नहीं है, उसमें सिर्फ आटा रखा था जो साधारण होता है। तो वो लड़की एकदम रो रो के फिर अपनी हिचकियां लेके रोती है, तो उसका पिता बताता है कि बेटी एक्चुअल में क्या है, गलती तेरी नहीं है, गलती अलग और नए व्यवहार में जाने की है, इसमें हर व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाता है, और तू भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने तरीका सोचा है, और यकीन मान हर बेटी के सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, बस मुझे समझना पड़ता है और अपनी इच्छाओं को त्याग के उस घर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो अपनी बेटियों को आपको यही शिक्षा और यही संस्कार देना है। अगर आप दूसरे को इज्जत देंगे तो लोग आपको देंगे। कर भला हो भला। ये जिंदगी एक बूमरैंग है, ये जिंदगी एक गूंज है। बूमरैंग मतलब आप जोर से बॉल को दीवार में मारेंगे, वापस आपके पास आएगा, जितने जोर से पहाड़ी में चिल्लाएंगे, रिटर्न वो आवाज आपके पास आएगी। मैं ये नहीं कहता हर व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन 80% से ज्यादा लोग गलतफहमी और एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण परिवार टूट जाता है। तो लड़की फिर वहां से खुशी और सुख से रहने लगती है। तो ये बताइए, ये कहानी किनको किनको अच्छा लगा, और वो ये कहानी के माध्यम से अपनी बेटी को या अपनी बहू को ये शिक्षा देंगे और एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखेंगे? चैट में लिख के आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमारी कहानी अपने आप में अनोखा होता है, ऐसी कहानियां होता है जो शायद आपने कहीं ना सुना है ना देखा है। और आपको पता है, ये 6 महीने का टारगेट उसके पिताजी ने दिया था, जैसे मुकेश जी है, अंकिता जी है, ये टारगेट 1 साल का होता है। 1 साल तक कोई बहू और कोई बेटी अगर अच्छे से मिलजुल के परिवार में रहने लग गए तो परिवार जीवन भर नहीं टूटेगा। जो भी बिखराव होता है 1 साल के अंदर ही होता है।
तो 1 साल तक अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को संभालिए, समझा के रखिए, ताकि वो आपकी बहू मत बने, वो आपकी बेटी बन जाए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम अपने बहू आने के बाद, दूसरे की बेटी आने के बाद भी हम अपनी बेटी को ज्यादा पसंद करते हैं, उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, कई लोग की बेटियां नहीं है, वो विदा नहीं किए हैं, तब अपने बहू को गैर मानते हैं। अपनी बहू को अपना ही बेटी के समान मानिए, और जितने बहू जाते हैं ना, सास ना मान के मां मानिए। फिर देखिए परिवार में कैसा प्रेम, एकता और कैसा परिवार में सुख मिलेगा। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पूर्णिमा पांडे जी ने भी लिखा है, थैंक यू इस फीडबैक के लिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, छोटा छोटा चीज देखिए क्या होता है ना, ये आर्ट ऑफ बिहेवियर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास ना जो कहानियां चल रही है, वो तोड़ने वाली कहानियां चल रही है। आप जाइए सीरियल में देखिए, आपको अधिकतर कंट्रोवर्सी सास और बहू में दिखाया जा रहा है, साजिश दिखाया जाता है। और मैं तो सीरियल का म्यूजिक सुनता हूं ना, मेरा दिमाग दर्द देने लगता है। बात से पहले वो ढेंटन चलता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो ना जाए, और 2-3 मिनट का पॉज रहता है। अरे जल्दी बता देना कौन मारे, कौन षड्यंत्र रचे। नहीं, दिमाग खराब पहले करेंगे। आप लोग महसूस किए हो कि नहीं किए हो? टेंशन पहले देते हैं। अधिकतर आजकल पत्नी लोग या औरत लोग चिड़चिड़े क्यों, पता है? उसी टेंशन की वजह से। कोई आ रहा है, पानी मांग रहा है, तो रुको ना, भी वो आ जाएगा, कौन है पहले देखने तो, वो बुरके में, ऐसा टाइप का चलता है। तो आजकल के कुछ पूरा जो टीवी सीरियल से जो सीन है ना, वो टेंशन वाला है, डिप्रेशन वाला है, लड़ाई झगड़े का है, साजिश का है। और कई सीरियल में तो ऐसे है, पति कई बार मर के और पत्नी कई बार मर के जिंदा हो गई, और एक पत्नी कई पत्नी। तो खैर, ये सारा चीज चलते रहता है, निगेटिव चीज में हमको नहीं जाना है। इसीलिए आर्ट ऑफ बिहेवियर अटेंड करना है, ताकि पॉजिटिव चीजें हम ग्रहण कर सकें। साथियों, अगर आपको जीवन में सफल होना है, सक्सेस होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो जो हर सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो आपको काम करना होगा। आपको पता है, सक्सेसफुल लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है 3:40 और सूर्य उदय से पहले। 3:40 में चालू हो जाता है, और सूर्य उदय से पहले का पूरा समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त को नहीं उठ रहे हैं, तो जो दुनिया में 1% सफल लोग हैं ना, उनकी श्रेणी में आप नहीं आ पाए। जिंदगी तो चलेगी, जिंदगी तो एक आम आदमी की भी चल रही है, और जिंदगी तो एक कुत्ते की भी चल रही है, उसमें क्या दिक्कत है? ब्रह्म मुहूर्त क्यों? अच्छा ये बताइए, हम शादी करते हैं, हम मुहूर्त देखते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मुहूर्त दिखाते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं जिंदगी में, सारे काम मुहूर्त देख के करते हैं, पंडित के पास जाते हैं। नामकरण संस्कार में भी मुहूर्त, कथा कराएंगे तो भी कौन सा अच्छा मुहूर्त है, देखिए पंडित। पूरा जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में है, और जो ब्रह्म है वो खुद बता रहा है, मुझे पाने का मुहूर्त है 3:40 सूर्योदय से पहले। फिर हम क्यों नहीं उठते? कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी सूर्य उदय से पहले उठते हैं? वो चैट में लिख के यस लिखे। क्योंकि साथियों, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं, सूर्य उदय से नहीं उठ रहे हैं, मतलब आपका जीवन अंधकार होने वाला है। जो सूरज को जगाता है, उसी का किस्मत और भविष्य जगता है। कई सारे सुरेंद्र जी लिख रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र जी अक्सर मेरे को मैसेज करते हैं। श्वेता जी है, मुकेश जी है, पूर्णिमा जी है, चम्मन जी है, शशिकला जी, बेला जी है। चलो बधाई सभी लोग को, जितने लोग सुबह उठते हैं। और जो लोग नहीं उठते हैं, आप लोग अपना आदत और हैबिट बनाइए, क्योंकि ये सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आता है मॉर्निंग टाइम में उठना। और कोशिश करिए आप ब्रह्म मुहूर्त 3:40 के आसपास उठ जाए तो और अच्छा है। उठते साथ क्या करना है? उठते साथ बिस्तर पर बैठ के हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, कुछ मेडिटेशन करिए 2 मिनट 5 मिनट का। जैसे पैर धरती पे रखे, राइट पैर रखिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए। फिर आपको लगता है स्टडी करना है, उठने के बाद आधा घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, योग करिए, जो भी करना है आपको करिए। ये हर सक्सेसफुल लोगों का स्टेप है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति बाकी लोग की अपेक्षा सफलता बहुत ज्यादा प्राप्त करता है। एक कहानी के माध्यम से आपकी सोच बताना चाहूंगा। आज की जो कहानी है, पिता
और बच्चे के नाम से है। एक दूसरी कहानी हमारी है, क्या आपका भी यही सोच है? क्या सोच होता क्या है, एक नवयुवा अपने बूढ़े पिता को रेस्टोरेंट पे ले जाता है। उसका बूढ़ा पिता बहुत ज्यादा बूढ़ा रहता है और बहुत ही ज्यादा मतलब उसका स्थिति खराब रहता है। मतलब जैसे तस्वीर में देख रहे हैं ना, एक एक कहना चाहिए भिखारी टाइप का दिख रहा है, एक समझ लो आप, इसी प्रकार का। और वो लड़का उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता है, ठीक है। तो पहले तो गेट कीपर थोड़ा घुसने के लिए बोलता है कि भाई रुको करके, तो बोलता है क्यों रोक रहे भाई, ये मेरे पिताजी, कपड़े पे सब अच्छा रहते हैं, चेहरा वेहरा हाव भाव पूरा एकदम ना बहुत ही लोअर कैटेगरी का रहता है। मैं अपने पिताजी को खाना खिलाने लाया हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए सर। एक उनको टेबल दी जाती है, अपने पिताजी के अनुसार वो ऑर्डर करता है। और उसका पिताजी का हाथ पर बहुत हिलते रहता है ना, बहुत बीमार रहते हैं, बहुत बूढ़े रहते हैं, अंतिम समय रहता है, इस प्रकार रहता है, हाथ पर हिलते रहते हैं। वो लड़का अपने हाथ से अपने पिताजी को खिलाता है, लेकिन उसका चेहरा भी हिलते रहता है, जैसे लकवा वगैरह हो जा नहीं रहता है। तो क्या है ना, खाना गिरते रहता है, कुछ कपड़े में कुछ जमीन पे। आसपास के लोग देखते हैं और उन लोग थोड़ा घिन टाइप महसूस करते हैं, अरे कैसे खिला रहे। उसका बाप भी थोड़ा सा अलग टाइप का खाता है, जैसे बच्चे लोग खाते हैं, बूढ़े लोग खाते नहीं, गिरा गिरा के कुछ चेहरे में फैला ऐसा करके। तो लोग सब लोग देखते रहते हैं, कैसा लड़का है, क्यों इसको ले आया घर में, लगता है ये वो, दुनिया भर की बातें होती है, ठीक है। खाना ले दे के अपने पिताजी को खिलाता है, वॉशरूम में ले जाता है, उसके कपड़ों को झर्राता है, उसके हाथ पैर को धोता है, उसके मुंह को पोंछता है, फिर लाके फिर सीट में बैठाता है, बिल आता है, बिल पे करता है, बिल पे करके वो जाने लगता है, ठीक है। उससे पहले अब क्या होता है, कहानी से पहले एक छोटा सा लाइन आप समझ लीजिए। हमारे पूरे देश में टोटल वृद्धाश्रम है 728, और आपको जानकर आश्चर्य होगा सिर्फ केरला में है 565। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 565 वृद्धाश्रम है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है मैं जब भी पढ़ता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा एजुकेटेड केरल में है, एक राज्य केरल। तो साथियों सोचो, केरल में इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतना वृद्धाश्रम है, तो इनके पढ़े लिखे का औचित्य और उद्देश्य क्या है? पढ़ लिख के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना, अकेले पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं नहीं चाहता ऐसे भारत के युवा पढ़े और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखे, अंतिम सांस तक उसकी सेवा करे, ज्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति आके पूछता है, क्यों भाई तुम अपने पिता को घर में क्यों नहीं खिला रहे? तो युवा बताता है कि मेरे पिताजी बचपन में मुझे बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट, चौपाटी, ठेले वेले में खिलाते थे, और अपनी इच्छा जाहिर की कि बेटा जैसे मैं तेरे खिलाता था, मेरा भी एक आखिरी ख्वाहिश है कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे भी तुम खाना खिलाने ले चलो। तो मैं अपने पिताजी की अंतिम इस इच्छा को कैसे पूरी नहीं करता, इसलिए आया हूं। करके वो जाने लगता है। फिर एक वृद्ध जोर से आवाज देता है, रुको बेटा, तुम कुछ छोड़ दिए हो। युवा अपने आसपास को सबको देखता है, पर्स देखता है, चेक करता है और सोचता है मैंने क्या छोड़ा है। बोला मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा है। तो व्यक्ति बोलता है, बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, तुमने छोड़ा है पहला, हर एक बेटे के लिए एक शिक्षा और पिता के लिए एक उम्मीद। शिक्षा यह है कि वो अपने पिता का उसी तरह ख्याल रखेगा जिस तरह उसके पिता ने बचपन में उसका रखा था। हर पिता के लिए सीख है, जैसे तुमको खाना खिलाने लाता था, चौपाटी तुम्हारी हर इच्छा पूरा करता था, पहला पिता के लिए सीख। जितना प्यार दुलार किया वही हर पिता करना चाहिए। उसके बाद बेटा अपने बूढ़े पिता को भी देगा, जितना उसको मिला है अपने बूढ़े पिता को भी देगा। पिता की आंखों में यह उम्मीद छोड़ी है तुमने बेटा कि वह बेटा अपने पिता के बूढ़े हो जाने पर भी उसको यूं ही प्यार देगा, हमेशा ख्याल रखेगा, तब पिता को उस पर गर्व होगा। कितनी अच्छी लाइन है। व्यक्ति क्या बोलता है, हर पिता के लिए तुमने सीख छोड़ी है कि तुम्हारे जैसे बेटे का हर समय ख्याल रखे, और हर बेटे के लिए भी सीख तुमने छोड़ा है कि तुम्हारे जैसे अपने पिता का बूढ़े होते तक ख्याल रखे। तो ऐसे कितने भाई बहन लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अपने पिता का बुढ़ापे तक साथ देंगे, ख्याल रखेंगे, उनके हर सपनों को पूरा करेंगे। चैट में लिख के बताएंगे। और सपने उनके कुछ नहीं होते, सिर्फ उनके पास रहो, उनकी बात सुनो, उनकी सेवा करो और उनका कहना मानो। कोई ख्वाहिश नहीं होता। श्वेता जी है, मुकेश जी है, नीरज जी है,
ऐसे काफी देवती जी हैं, काफी सारे लोग, अंकिता जी हैं। चलो थैंक यू। जितने भी लोग चैट में लिख रहे हैं आप सभी लोग का धन्यवाद। ऐसे ही और ये संकल्प लो कि अपने पिता को, अपने माँ को आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजना। तो मेरे साथ हाथ आगे करिए और संकल्प लीजिए, क्योंकि ये सेशन महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, कैसे बच्चों का लालन पालन करें, कैसे रिश्ते बेहतर रखें, ये सेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो हाथ आगे रखें, संकल्प करें कि मैं, अपना नाम लेंगे, अपने जीवन और मरण तक अपने परिवार के हर सदस्यों का ख्याल रखूंगा और सबसे अधिक अपने माता पिता का, उनके मृत्यु अवस्था तक उन्हें अपने साथ रखूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा और उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा, उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। धन्यवाद। साथियों, जैसा आप करेंगे वैसी बच्चे आपके साथ करेंगे, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं एक स्लाइड पिछली बार भी रखा था, पाप क्यों बढ़ रहा है और असफल क्यों लोग हो रहे हैं। ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हर व्यक्ति के लिए जो मेरी बात सुन रहा है, चाहे बच्चे हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। एक्चुअल में पूरी दुनिया आज ना मनोरंजन के लिए पागल है। मनोरंजन का वो लोग ऐसा दीवाने हैं कि काम को तक त्याग देते हैं। सब्जी जल रहा है, जलने दो। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? खाना बिगड़ गया, बिगड़ने दो। कई लोग मोबाइल और टीवी के चक्कर में रोज खाना बिगाड़ रहे हैं। अगर एक सर्वे निकाले तो 134 करोड़ में से कम 1 करोड़ लोग खाना जलाते होंगे, महिला, कम से कम। सही है। तो मनोरंजन को ना लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ही हा हा, गाना वाना दुनिया। लेकिन अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, भविष्य बनाना है, तो मनोरंजन या टाइम पास उसे बनाए जो आपका भविष्य बनाता है और पैसे कमा के देता है। मनोरंजन आप ना वो मत देखिए जो आपके जीवन में काम नहीं आएगा। जैसे आपको खाना बनाना देखना अच्छा लगता है, तो आप उसी को देखिए और डायरी में लिखिए कैसे कैसे बनाते हैं और अपना खाना बना के यूट्यूब में वीडियो डाल दीजिए, ताकि भविष्य में लोग उसको देखें और उससे आप पैसे कमा सको। मतलब मनोरंजन को, टाइम पास को वो चुनिए जो आपका भविष्य बनाता है। जैसे आप डायरेक्ट सेलर हैं, तो आप इधर उधर की वीडियो मत देखिए, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे फॉलोअप करना है, सवाल का जवाब कैसे देना है, ये देखिए आप। जैसे मैं मनोरंजन की चीज बहुत ही नहीं के बराबर देखता हूं, अपने काम की चीजें। जैसे मैं कुछ स्टोरी बता रहा हूं, कुछ पुराणों का बताता हूं, ऐसी चीजों को ज्यादा देखता हूं जिससे मेरा भविष्य बने और मुझे पैसे कमा के दे। तो ये लाइन लिख लीजिए, मनोरंजन वो होना चाहिए जो आपके भविष्य का निर्माण करे। आजकल मोबाइल है, 4 चीजें लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आप डायरी में लिखिए, मोबाइल, टीवी, बाइक या स्कूटी, और एक है क्रिकेट। ये बात से कितने लोग सहमत है, चैट में लिख के बताएंगे। मैं भी क्रिकेट का प्रेमी था, मैं भी बहुत खेलता था, लेकिन जिस दिन एहसास हुआ कि मैं नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सकता, नहीं जा सकता, खेलना बंद। शौक अपनी जगह है, लेकिन भविष्य अपनी जगह है। मैं शौक को भविष्य से नहीं जोड़ूंगा। जैसे विमला जी लिख रही है, सूर्यकांति चौहान जी लिख रहे हैं, नरेंद्र जी लिख रहे हैं, भैया बैट पकड़ना आया, 4 दोस्तों को जाके 4 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। अरे उसी 1 घंटा को पढ़ ले, उसी 1 घंटा को माँ बाप के कामों में हाथ बटा दे। आज हर 14 साल के बच्चों के हाथ में सेल्फ स्वयं का मोबाइल है। जितना पढ़ाई नहीं करता, जितना माँ बाप के कामों में, सेवा में हाथ नहीं बटाता, उससे कहीं ज्यादा मोबाइल को टाइम देता है। तो जितना ज्यादा हो सके, ये आर्ट ऑफ बिहेवियर में आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, मोबाइल, टीवी, बाइक और क्रिकेट से अपने बच्चों को दूर रखिए, तभी उसका भविष्य बन पाएगा। नहीं तो ये चारों चीजें उन्हें बर्बाद करके रख देगी। मोबाइल, आप ग्राहक हैं, कोई पैसा कमा रहा है, आप वीडियो देख रहे हो। टीवी, आप ग्राहक हो, कोई पैसे कमा रहा है जब आप टीवी देख रहे हो। बाइक चला रहे हो, पेट्रोल और बाइक वाला पैसे कमा रहा है। क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल और बैट का कोई पैसे कमा रहा है। ये चारों चीजें जब जब आप करते हो, कोई और पैसे कमाता है।
तो ठीक है, आप लोगों को पैसे कमाइए और खुद पैसे मत कमाइए, इसे दूर रखो, समझाओ बच्चों को। अगला चीज, अपनी खान पान में वो चीजें शामिल करें जो आपका सेहत बनाए। आजकल लोग स्वाद के चक्कर में उन चीजों का चुनाव कर बैठे हैं जिससे लोगों का सेहत खराब हो रहा है। पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हैं, तो आप चुनाव करिए, भले थोड़ा कड़वा रहे, थोड़ा टेस्ट ना रहे, क्योंकि आपके साथ जीवन में एक ही चीज रहेगा जो आपके मरते दम तक, वो आपका सेहत, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य। उससे खिलवाड़ मत करो। पिछले सेशन में बताया था 2030 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब में से 1 अरब को बचाने का टारगेट है, 7 अरब को मारने का टारगेट चल रहा है। कहां तक सच है, लेकिन इसका आंकड़ा आप लोग देख रहे हैं। ये मेरे सेशन से आपके हेल्थ को बेहतर करने की प्लानिंग है, एक माइंड के तौर पे भी और शरीर के तौर पे भी। ये जो अभी सेशन दे रहा हूं, ये आपके दिमाग को स्ट्रांग कर रहा है कि सेहत कैसे अच्छा होगा। आप सुबह 5 बजे मेरे साथ आएंगे, 5 से 6:30 बजे तक मेरा सेशन चलता है, और मेरे सेशन में जो भी व्यक्ति अगर 1 हफ्ते तक टिक गया, वो सबसे ज्यादा जिंदगी में मेरे उस 1.5 घंटा को प्यार करेगा। उसके बिना उसका दिन अच्छा नहीं गुजर पाएगा। और वो एक्सरसाइज करने के बाद, चाहे मेडिटेशन कराता हूं, चाहे एरोबिक्स कराता हूं, चाहे योगा, आदमी का शरीर एकदम हल्का फील होता है और जीवन जीने में मजा आता है, दिन भर एक्साइटेड और दिमाग उत्साहित रहता है। कौन कौन आते हैं मेरे सेशन में, चैट में लिख के सभी साथियों को बता दे कितना अच्छा लगता है आपको। और मैं बता दूं, मुझे जिंदगी में अगर कुछ नहीं चाहिए, अगर एक चीज चाहिए, तो सुबह का 1.5 घंटा जो मैं एक्सरसाइज, एरोबिक्स या प्राणायाम करता हूँ। वो चैट में लिख के बता देंगे। और इस चीज में आप नहीं है ना, मैं कह सकता हूं आपका जिंदगी अधूरा है। दीपक जी, हाँ दीपक जी आते हैं, मुकेश जी, अंकिता जी, हाँ ये आते हैं, सूर्यकांति जी, बेला जी, ये लोग आते हैं, बाकी लोग को तो मुझे आइडिया नहीं। तो साथियों, आप सुबह के सेशन में मेरे आइए और अपने मोटापा को और अपनी बीमारी को खत्म करिए। अपनी जिंदगी में आप क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या खोज रहे हैं, आपको पता है? मैंने कई जगह पुस्तक पढ़ा, कई वीडियोस देखा, गूगल सर्च किया ना, तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही है ना, वो कुछ ना कुछ खोज ही रहा है, कुछ ना कुछ जानना ही चाह रहा है। सबसे पहले ये जानना चाह रहा है कि मैं सफल कैसे होऊंगा। दूसरा ये जानना चाह रहा है कि मैं बीमार कम कैसे पड़ूंगा। तीसरा ये जानने चाह रहा है कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। साथियों, अगर ये आप जानना चाहते हो तो एक पुस्तक है जिसका नाम है काश ये 20 बातें 20 उम्र के पता चलता। और पुस्तक मात्र ना 19 रुपए में है, लाइफ मित्र। इसको आप ऑर्डर जरूर करिएगा। मैं ऑर्डर किया हूं, हिंदी में, बेहतरीन पुस्तक है, इसको ऑर्डर करिएगा, जरूर लिख लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, जो वीडियो है आपको सिर्फ 1% एजुकेशन देता है, 90% हम सीखते और समझते हैं पुस्तक से। किससे? पुस्तक से। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का पूरा जनरेशन पुस्तक से हटा के वीडियो में आ गया। चालू करो, कुछ मेहनत नहीं है, देखते रहो। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पुस्तक पढ़िए, ना कि ज्यादा वीडियो देखिए। पुस्तक ज्यादा पढ़िए, पुस्तक ज्यादा पढ़िए। और एक पुस्तक लिख लीजिए, इसको अपने घर में जरूर आप लोग को मंगाना है, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतर सीखना चाहते हैं। साथियों, ये स्लाइड काफी महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग मुझे व्यापारी समझते हैं। अरे सेशन सर तो पैसे से लेके देते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसकी कीमत आपने नहीं चुकाया ना, उसकी कदर नहीं होगी। मुझे पता है काफी सारे लोग को मेरा सेशन अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कुछ चार्ज करता हूं तो वो लोग आते नहीं। और कई ऐसे हैं, सर आप इतना मेहनत करते, इतने सारे कंटेंट, इतने सारी स्टोरी, इतने सारे लॉजिक लाते हैं, इतने सारे स्लाइड बनाते हैं, सर हम आपको फीस नहीं दे रहा। मैं फीस नहीं देता, हम आपको गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, ये सोच के मुझे पैसे ट्रांसफर करते हैं। आपको पता है, जो मैं सेशन लेता हूं ना, एक एक सेशन, इतने सारे सेशन फ्री में, जो कोई सीनियर अभी क्रॉस ले को सैप शॉप में या इस बिजनेस में नहीं दे रहा है। वो मैं कभी नहीं सोचता कौन किसके टीम से हर व्यक्ति को दे रहा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज कोई भी सीनियर किसी और टीम को इतना एजुकेशन नहीं देता जितना मेरे द्वारा आप लोग को मिलता है। अंकिता जी है, चूड़ामणि जैसे काफी सब्सकांति लोग, सुरेंद्र विजय लोग, ये सारे लिख रहे हैं। और मुझे एक बात और पता है, वो ये बात यह है कि आपके कई सारे सीनियर आपको मना भी करते हैं कि रमेश पटेल के सेशन में मत जाया करो, फिर भी आप आते हैं। ये बात सच है कि नहीं? मैं जानता हूं ये सच है। आज तक मैंने कोई ऐसी बात लोगों को नहीं सिखाई है
जो उनकी जिंदगी में खुशियां ना लाए, उनको एक ज्ञान अनुभव ना दे। और साथियों याद रखिएगा, बिजनेस अपनी जगह है, जिंदगी और परिवार अपनी जगह है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी को चाहते हैं, तो ये सेशन में आपको आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से कोई इसका लेना देना नहीं है। न मैंने कभी आपको आपके सीनियर और बिजनेस के विषय में आज तक बात किया है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारे देश में जो मौत का आंकड़ा है वो कम हो, हमारे देश में जो बीमारी का आंकड़ा है वो कम हो, हमारे देश में आपसी विवाद का मामला है वे कम हो, महिलाओं का अपमान होता है, तिरस्कार होता है, वो कम हो, महिलाओं का सम्मान हो। माता पिता को साथ में नहीं रखते हैं, माता पिता को साथ में रख के सेवा करें। लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनको सफलता दिलाना है। सफलता पता है टेक्निक से नहीं, अपने अंदर में बदलाव करने से होता है, लोगों का दिल जीतने से होता है। ये मेरे सेशन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन लोग मुझे व्यापारी समझ रहे हैं। हम और आप मिलकर लोगों को सफलता दिला सकते हैं। ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसी टेक्निक है। हम और आप मिलकर भारत को संस्कार वाली फिर से देश बना सकते हैं। हम और आप मिलकर कई करोड़ लोगों का जान बचा सकते हैं। आपको पता है जो मेरे सेशन में आ रहा है ना, जैसे आ रहा है, उसके दिमाग में निगेटिविटी नहीं आ रहा है, डिप्रेशन नहीं आ रहा है, गलत धारणाएं नहीं आ रहा है, हार नहीं मान रहा है। ये बात सच है कि नहीं है? उसमें से एक आप भी हो, है कि नहीं? तो साथियों ये सेशन कोई बिजनेस के लिए नहीं है, ये सेशन है सेवा के लिए। और ठीक है, आप लोग आज मुझे फ्री में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या कई लोग मना कर रहे हैं, लेकिन एक बात का वादा है, एक दिन हजारों लाखों एक सेशन का मेरा देख के ना लोग सुनेंगे। मेरा अपने आप से, अपने पिताजी से और आप सभी लोग से वादा है। चैलेंज है इस जिंदगी में, 100% चैलेंज है। और वो दिन आएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगा, आप बाहर में लोगों को बताएंगे। एक समय ऐसा था, सर का सेशन हम फ्री में अटेंड करते थे, लेकिन वो दिन और आज का दिन इतना चेंज रहेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कई सारे लोग लिख रहे हैं कि हाँ सर ऐसा है कि हम निगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव थॉट आ रहा है, माँ बाप के प्रति सम्मान आ रहा है, क्रोध कम हो रहा है। 1% से भी कम लोग दुनिया में सफल हैं। आपको पता, हमारे आसपास 1% से कम लोग सुबह उठते हैं। मेरे घर के सामने एक फ्लैट है, जैन कॉम्प्लेक्स, 100 फ्लैट है, 100 मकान है, उसके अंदर 100 फैमिली है। एक भी फैमिली, जब मैं सुबह उठे रहता हूं ना 4 बजे के आसपास, कोई नहीं उठे रहते हैं, एक फैमिली। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उठता हूं, और आपको बता दूं आने वाले सिर्फ 5 साल वेट करो, ऐसे ऐसे वायरस आएंगे, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जिसको आप सोचे नहीं होंगे। और मैं तभी, पता है, इस लॉकडाउन में लोगों को गाजर मूली के जैसे छत्तीसगढ़ में पहली बार मरते देखा। विष्णु बारी जो अंबिकापुर से है, वो बताया थे, मैं जब अस्पताल में भर्ती था 2 ही दिन पहले बात हुआ, सर रोज जिस बेड में था गेट के सामने, मेरे सामने से कोविड के 8-9 मरीज रोज मरते थे। मेरे बगल में रखा जाता था, 10 मिनट 15 मिनट में लोग डेथ कर जाते थे। मैं इतना डर गया था कि वो स्वस्थ है, अच्छे हैं। सर पहली बार एहसास हुआ कि मौत क्या है। जिसको कोरोना या जिसको बीमारी है उसको एहसास नहीं है, जिसके घर में लोग गुजरे हैं उनको एहसास होगा कि कितने भयानक थी। कल मैं एक और अपने एसोसिएट से बात कर रहा था, बोल रहे थे सर आलम तो ये है कि मैं अपने सास ससुर के यहाँ जाना नहीं चाहता, उनको बुला नहीं रहा हूं, क्योंकि डर है कि उनको हुआ था तो हमको भी ना हो जाए। आज ऐसा वक्त आ गया है, रिश्ते रिश्तों से भाग रहे हैं। पहले बोलते थे, वो बोल रहा था सर, पहले ये बोलते थे यार घर नहीं आते घूमने के लिए, आओ एक आध बार घूमने के लिए, बहुत दिन हो गया, हम ही आते तुम्हारे यहाँ। और आजकल बोलते मत आबे, मत आबे, अपने घर मरी मत आबे। कोई आ जाता था, हम अकेले निकल जाते हैं, हाँ पानी भी नहीं पूछते, गिलास में गिलास पिएगा तो कुछ हो जाएगा। इसका एक ही तरीका है, अपने सेहत को जितना अच्छा रखो। अगर याद रखना, पूरा भी देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अभी लॉकडाउन था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये तीनों में कौन सा खुला था? एलोपैथिक बस खुला था, सॉरी होम्योपैथिक मतलब अंग्रेजी दवाई खुला था, बाकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक नहीं खुला था। एलोपैथिक जो अंग्रेजी बोलते हैं वही बस खुला था। आप लोग का दिमाग सर्किट है क्या? नहीं समझते हो आप लोग? ये समझो कि पूरा सरकार
अंग्रेजी दवाई के माध्यम से जहर बेच रही है, जहर। लोगों का कोरोना से मौत नहीं, रिएक्शन से मौत हुआ है। दवाई खाए, वो सूट नहीं किया बॉडी को, और कुछ कारण नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन की कमी, बस और कुछ नहीं। और तीसरा बोलोगे डर, लिख लो आप लोग। दवाई रिएक्शन किया है, ऑक्सीजन की कमी और तीसरा डर, तीन ही वजह से मरे। और जो घर में इलाज क्यों नहीं मरे हैं, ये आंकड़ा देख लो आप लोग। और देखो, गवर्नमेंट ने अगर अंग्रेजी दवाई को अनुमति दी, यार आयुर्वेद जो हमारे देश में चलता था, एलोपैथिक जो चल रहा है, इसको क्यों नहीं दिया भाई? ये भी तो डॉक्टर इलाज करते, इनका क्लिनिक और मेडिकल खुलने नहीं दिया। ये कितने लोग जानते हैं? चैट में लिख के बताएंगे। मतलब सीधा सीधा षड्यंत्र है कि हम इसका आदी बनाएंगे लोगों को, और रिएक्शन होगा, लोग मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पागल हो, समझ नहीं हो दुनिया को। भैया ये काम करो, दवाई खाने की नौबती मत आए। इतना अच्छा अपने शरीर को रखो। अब झक मार के सुबह बरमुमत में उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, नहीं जल्दी मरोगे। अरे सोहन मेरा दोस्त था, जिसके दुकान में एक दिन में गल्ला भी खोला था ना, 70-80 हजार होता था, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, मेरे से 4 साल छोटा, वो कोविड में खत्म हो गया। मेरा कमल कश्यप दोस्त मेरे से 3 साल छोटा, वो कोविड में खत्म हो गया। मेरे से छोटे, हम लोग साथ में घूमते थे, एकदम जबरदस्त पर्सनालिटी। किस खेत की मूली आप हो, जब ऐसे ऐसे लोग निपट गए। विष्णु बारी बता रहे थे, सर 14 साल की लड़की आई सर, 20 मिनट के अंदर खत्म हो गई। और आप लोग को लगता है कि आप लोग कोई अमर खा के आए हो, कोई भांग वांग खाए, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग पेट बढ़ा रहे हैं। क्यों पेट बढ़ा रहे भैया? प्रेग्नेंट हो क्या? नहीं हो ना? तो भैया हेल्थ को अच्छे करो ना। हाँ, कई लोग ये बोलते हैं कि रमेश पटेल एकदम रफ बात करता है, कई बार ऐसा बात करता है जो उस ट्रेनर को नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं, मेरा यही एटीट्यूड है, और साला इसी एटीट्यूड में मैं भारत में राज करूंगा। लेकिन नहीं करना मुझे प्रेम से बात, नहीं समझाना है मुझे चुपड़ी चुपड़ी बात है, क्योंकि लोगों को सही बात प्रेम से बोलो नहीं समझ में आता, गोली मारो तो समझ में आता है। तो मैं ऐसी बात करके ट्रेनर बनूंगा, देखना इंडिया में सबसे अनोखा ट्रेनर। लोगों को कॉलर पकड़ के स्टेज में खड़ा कर दूंगा, तुम मोटे क्यों हो। ये मेरा एटीट्यूड है, क्योंकि अगर इतनी प्रेम की भाषा रहती है, बहुत सारा प्रेम चला है और चला ही रहे लोग, नहीं बदलेगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का जो 1,34,00,000 अर्थात 134 करोड़ जो जनसंख्या है ना, मैं आपसे ये बात बोल सकता हूँ, अगर आप जिंदा मैं जिंदा रहेंगे ना 2030 तक, मेरा एकदम विश्वास है कि 100 करोड़ से नीचे ही जनसंख्या बचेगी, ऊपर की जनसंख्या निपटेगी, निपटेगी ही। इसके लिए सतर्क रहो। और दूसरा, अगर नहीं निपटे ना, तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, क्योंकि 1% से कम लोग सक्सेस है। चलिए आप डायरेक्ट सेलिंग में है, चलो आप हमारे बिजनेस में हो, पूरे ओवरऑल बिजनेस में कितना परसेंट लोग सक्सेस है बताइए आप? 1% से कम लोग सक्सेस है जिस काम को आप कर रहे हो आप। क्योंकि लोग सफलता का जो पैमाना है वो जान तो रहे लेकिन कर नहीं रहे। मेरा एक दोस्त है जो दुकान किराए में लिया, मेरा दोस्त का भांचा है, तो भी मेरे को मामा बोलता है, शशांक। वो कल एक क्वेश्चन किया, मेरे को मामा ही बोलता है, मामा ये बताओ कि मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी मैं करता क्यों नहीं। मैं उसको बोला कि तू सब कुछ जानता करता नहीं है ना, क्योंकि तेरा कोई टारगेट और लक्ष्य नहीं। नहीं मैं तो दुकान खोला हुई है। अरे वो थोड़ी होता पागल, पागल के हद तक का, वो नहीं मिले तो कुछ ना मिले। दूसरी बात, तूने शास्त्र नहीं पढ़ा है, सफलता का रहस्य किस रास्ते से होके जाता है तेरे को एहसास ही नहीं है। और तीसरा, तेरे माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिया है जिस संस्कार के आज के बच्चों को जरूरत है, क्योंकि खुद नहीं लिए। तो 3 चीज है, तेरे पास कोई सपना नहीं है, तुझसे कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा, तीसरा कोई संस्कार नहीं मिला। तीनों स से एस से, सपने, संस्कार और शास्त्र। इसके वजह से आपको पता है जितने लोग स्टेटस में डालते हैं ना दुनिया भर का नौटंकी, क्षमा करना, उसका पालन आप खुद नहीं करते। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का हो गया कि ज्ञान चना मुर्रा के जैसे बिक रहा और बढ़ गया, लेकिन करने वाले नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन में जिस चीज को समझ जाता हूं उस चीज को करता हूं, पागलपन के जुनून के हद तक करता हूं। अगर आप मेरा सुबह एरोबिक्स जो 15 मिनट का होता है ना, 1-2 लीटर के करीब पानी निकलता है, मेरा एरोबिक्स का जो तरीका है फास्ट रहता है। 15 मिनट देख के आप आश्चर्य हो जाओगे, सर इतना सारे स्टेप, इतना कुशलता, इतनी आसानी से कर लेते हैं। मेरा फिटनेस, मेरा बॉडी एप्स भी बढ़ रहा है।
तो जबरदस्त है, लेकिन आपको अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर शरीर स्वस्थ है, दिमाग मेरा स्वस्थ रहेगा। और अभी ऐसा अपने आप को बनाना है भैया, दवाई खाने और अस्पताल डॉक्टर के दरवाजे की जरूरत ही मत पड़े। और आपकी सफलता में 15% बस तकनीकी ज्ञान है, 85% व्यवहार से आता है। और मेरा पूरा उद्देश्य आपको सफल बनाना है, 85% आपको सिखाना है जो जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे सेशन में आप आइए, और जब तक आप कीमत नहीं देंगे इसका एहसास नहीं होगा। और मैं बोलता हूं, आप क्रॉस लीग में दूसरे टीम से है या दूसरे प्रोफेशन में है, आप मुझे कॉल करके सलाह लीजिए। जरूरत हो, मैं तो बोलता हूं आप मेरे घर मिलने आइए बीच बीच में, क्यों नहीं आते? उसको देना टॉकिंग पेड को चार्जिंग है। घर आइए, आप अपनी समस्या लेके आइए, कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए कि सर हमारा बच्चा ये है, हमारी पत्नी है, खुशी देना तो कि नहीं समझ रहा है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा टाइम दूंगा, और ऐसा टाइम आप मुझसे लेंगे, चाहे वीडियो कॉल में, चाहे जूम में, चाहे मेरे घर आके, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग की जिंदगी बने, बेहतर हो, आप जिंदगी में सफल हो। चाहे कोई भी आदमी रहे, वो सफल होगा तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। चलिए, आज मैं सफलता का 2 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से लेकर आया हूं। ये 2 श्लोक है अध्याय 7 का 12वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, 3 गुण होते हैं। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आजकल के बच्चे लोग ये नहीं जानेंगे, इनको बस सलमान कैटरीना पता है, किसका फिल्म कब आया था, क्या क्या स्टोरी था। ये 3 गुण होते हैं। तो जो तमोगुण होता है वो क्रिया को बढ़ाने वाला होता है। जैसे पेट्रोल आग में डालो, क्या होगा? बढ़ेगा। तो तमोगुण होता है किसी क्रिया को बढ़ाने वाला। और आजकल हम वही चीज देख रहे हैं, वही चीज सुन रहे हैं, वही चीज हम आसपास देख रहे हैं जो हमारा तमोगुण को बढ़ा रहा है। वो मोटरसाइकिल है, मम्मी मोरे वाले। वो सहेली मोबाइल, मम्मी वो 8,000 के मोबाइल मेरे को 20,000 के चाहिए। क्या है? तमोगुण है कि नहीं है? अरे वो साड़ी ली है तो मैं भी साड़ी, वो गहना। कई महिला तो ऐसे है, अगर किसी को अच्छा पहनते या किसी को अच्छा दिखते होगे ना, तो अपने पति से लड़ाई लड़ने लग जाती है कि मेरे को भी वही चाहिए। ऐसा जानते हो नहीं जानते? बहुत होता है, चैट में लिख के बता दो। तो हमारे आसपास जितना हो रहा है सब तमोगुण हो रहा है। दूसरा होता है रजोगुण। ठीक है, रजोगुण होता है मतलब रोकने वाला। ठीक है, और तीसरा होता है सत्वगुण, मतलब दोनों को बैलेंस करने वाला। जैसे देखिएगा, तमोगुण तामसिक मतलब बढ़ाने वाला, रजो मतलब रोकने वाला। अब पानी है, पानी रोकने वाला है। ठीक है, अगर हम मोटरसाइकिल का उदाहरण लें तो एक्सीलेटर जो होता है वो बढ़ाने वाला होता है, और ब्रेक होता है जो दबाने वाला होता है, रोकने वाला। और जो हम होते हैं सारथी, वो है दोनों को कंट्रोल करने वाला। तो अपने आप को आपको क्या बनाना पड़ेगा? सतोगुण के हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों मैं नहीं हूं, लेकिन ये तीनों मुझ पे है। और जो व्यक्ति अपने अंदर सही तरीके समझ पाएगा तो उसके अंदर मैं तीनों चीज को भी डाला हूं। इसलिए साथियों, सफलता के लिए क्या बताना चाहते हैं कि अपने जिंदगी में ज्यादा उद्वेलित और दिखावा में मत आओ, अपने जिंदगी को बैलेंस करके चलो आप, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक और हम श्लोक पढ़ लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुण से पूरा जग भ्रमित है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तीनों गुण हर इंसान के अंदर है। और जो इंसान ये तीनों गुण से भी आगे निकल जाता है वो मुझे अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। जो इंसान ये तीनों गुण को समझ के तीनों में बैलेंस कर लेता है वही जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है। सफलता या मुझे, दोनों का अर्थ एक ही है। हर व्यक्ति के अंदर पूरे संसार में तीनों गुण है। तो साथियों, जब जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूं मेरे अंदर एक अलग टाइप का ओज, उत्साह, एक्साइटमेंट आता है। अब मैं जिंदगी को और ज्ञान को समझ रहा हूं, अब पहले से और मैं बड़ा हो रहा। मेरी उम्र 43 साल जरूर है, लेकिन अभी तक मैं बच्चा था। दो कारण है। सबसे पहला, जिस व्यक्ति का पिता नहीं होता ना वो बड़ा हो जाता है। अभी तक मेरा पिता जिंदा था तो मैं बहुत छोटा था, बहुत सेफ, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी लगता था। लेकिन आज नहीं है तो उस वजह से बड़ा हो गया। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ पढ़ के मेरा विचार, मेरा सोच, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है और मैं और ज्यादा लोगों के भला करने के लिए, लोगों को एक ज्ञान अनुभव देने के लिए, सफलता दिलाने के लिए, जान बचाने के लिए और प्रतिबद्ध और एकदम कमिटेड हो रहा। तो साथियों, श्रीमद् भगवत गीता आप भी मेरे साथ आके रोज पढ़िए। मुझे बहुत दुख होता है कि आज भारत में सबसे ज्यादा युवा वर्ग लोग दुर्घटना में मर रहे हैं, सबसे ज्यादा मर रहे हैं। 2015 का आंकड़ा देख लो आप, 14,446 दुर्घटना हुआ था, 4,082 लोग मरे थे। 13,426 लोग, इतना ज्यादा लोग मरे थे। सोचो आप, सिर्फ एक राज्य भारत में, छत्तीसगढ़ में 2016 में 13,000 दुर्घटना, 3,908 लोग मरे थे। 2007 में 4,136 लोग मरे थे। इतना ज्यादा पैसा जाता है दुर्घटना में ना, जितने लोग मरे हैं उससे ज्यादा लोग घायल है। इतना ज्यादा पैसा वेस्ट। मेरे सेशन में आएंगे 25 तरीका बताता हूं दुर्घटना नहीं होगा। और वो तरीका याद रखना, दुर्घटना ना 5% बस सामने वाले की गलती होता है, बाकी 95% हमारी गलती से दुर्घटना होता है। वो क्या क्या तरीके हैं, मोटापा कम होने के क्या क्या तरीके हैं, दुर्घटना कम होने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या तरीके, इसे सेल करें, ये सारा तरीका मैं बताने वाला हूं। और मैं कमांडो ट्रेनिंग भी देता हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं जसवंत सिंह रावत को? 1962 के चाइना और भारत के युद्ध में अकेले 300 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को मारे थे। इसके ऊपर एक पिक्चर बनी है, यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। बट 22 हावर्स करके है, हिंदी मूवी है, हिंदी एक्टर है, बेहतरीन मूवी है। पता है आपको, पूरा इनके भारतीय सेना मारे जा चुके थे। अकेले मशीन गन को पहाड़ में कभी यहां रखता, कभी वहां रखता, अलग अलग 15-20 जगह हम रखे थे। और दौड़ 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 के चलाते, धड़ 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 चलाते, फिर उसमें कूद के जाते, फिर चलाते, फिर उसमें कूद के जाते, चलाते। और चीनी सैनिकों को ऐसा लगता था बहुत सारे लोग बचे हैं। अकेले 300 को मारे थे। इसमें 2 लड़कियां जो थी ना, बॉर्डर में भारत और चीनी की 2 लड़कियां, नेरा और सेरा सोली ऐसा कुछ नाम है, वो दोनों ने इसकी मदद की थी। और जब आखिरी में एक लड़की खाना लाई थी, 72 घंटे, मतलब समझ रहे हो कितना हुआ, लगभग 3 दिन अकेले लड़ाई लड़ा था। 3 दिन अकेले लड़ाई। लड़कियां लोग उसको हथियार देते थे और खाना देते थे। एक लड़की पकड़ा गई, नूरा लड़की पकड़ा गई, उसको मार दिए। उससे जानकारी हासिल हुई, इसको पकड़े, और इसको पकड़ के इसे गर्दन काट को फिर चीनी वाले लोग वहां ले गए थे अपने देश में, और वहां बताए थे ऐसा योद्धा है भारत में करके। फिर भारत को वापस किया गया और आज इसका जहाँ पे ना फिर एक बड़ा सा मंदिर बना है। जो भी वहां जाता है ड्यूटी में सबसे पहले इनको प्रणाम करता। आज भी इनकी ड्यूटी चल रही है, आज भी इनके परिवार वाले, इनको तनख्वाह इनका बनता है, और आज भी इनको छुट्टी मिलती है, और आज भी इनके बेड को पूरा सजाया जाता है, खाना दिया जाता है। जब सुबह देखते हैं बेड में सलवटे रहते जैसे कोई आके सो के गया, मतलब कहना चाहिए आज भी ये ड्यूटी देता है, ऐसी मान्यता है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं जसवंत सिंह रावत का। मैं ये सारे योद्धाओं की कहानी बताता हूं हफ्ते में एक बार। आप अपने बच्चे के नाम राजेश रखते हैं क्योंकि राजेश खन्ना सुपरस्टार था, भरत रखते हैं क्योंकि मनोज कुमार, संतोष रखते थे, संतोष मनोज कुमार के पिक्चरों में नाम था ना। आजकल राज चलता है, प्रेम चलता है, प्रेम सलमान खान। तो साथियों, ये नाम क्यों रख रहे हो अपने बच्चों का? बच्चों का देश के लिए जो कुर्बान हुए हैं, जसवंत सिंह राठौर है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र, ऐसे नाम क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों के बता नहीं रहे ना, आपको कोई बता रहा है। सेल कैसे करना है वो सेल का तरीका बताता हूं मैं। ये सेल का भी मेरा ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार होता है।
और सेल के लिए क्या 6 चीज चाहिए, लिस्ट, इन्विटेशन, 1-to-1 फॉलो, सवाल जवाब, क्लोजिंग। ये जबरदस्त तरीका मैं 5 सेशन लेके आऊंगा हर हफ्ते एक बार। तो साथियों पूरे मेरे कंप्लीट सेशन कैसे आप समझिएगा, ध्यान से 2 मिनट। मंडे को मैं दूंगा ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेंस, कल सुबह रहेगा 7:30 बजे। ये सेशन मेरे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 5 टेक्निक बताऊंगा, 1 महीने में 5 बार होगा ट्रैफिक सेंस और 1 दिन में 5 टेक्निक बताऊंगा। और ये सेशन जो अटेंड किया है वो गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहा है और दुर्घटना होने की कम संभावना उसके जीवन में। कितने लोग इस बात से सहमत है, चैट में लिख के बताएंगे। कितने लोग जो मेरा सेशन पिछली बार हुआ था 3 महीने का, वो आपने अटेंड किया था और आपने वाकई सीखा कि गाड़ी कैसे चलाना है और दुर्घटना आपका कम होने की संभावना है। अंकिता जी, सुरेन जी, श्वेता जी, काफी अंकिता जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, विजय जी, बेला जी। नहीं तो लोग गाड़ी चलाने से डरते थे, बहुत ठुकाते थे, एक्सीडेंट होता था, तो वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ मंगलवार को सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग फॉलो 1-to-1 करने का जबरदस्त 5 सेशन रहेगा हर हफ्ते मंगलवार को 1 घंटे का। उसके अलावा बुधवार को कमांडो ट्रेनिंग रहेगा। कमांडो ट्रेनिंग में देश के एक वीर सपूत की कहानी बताता हूं और उसके अलावा मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग भी इसी में देता हूं। टीम को कैसे एक साथ लेके चलना है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में टीम आपकी ना टूटे, ये भी लेके चलता हूं। और साथ ही साथ हर गुरुवार को आर्ट ऑफ बिहेवियर, लोक व्यवहार, जो रिश्तों के बारे में बताता हूं। ये 1 महीने में 5 बार आर्ट ऑफ बिहेवियर होगा, शानदार सेशन होगा। और शुक्रवार को हेल्थ और डाइट प्लान, आप मोटापा कैसे कम हो, जैसे विशुद्ध आहार में बताता हूं। विशुद्ध आहार कई लोग जानते नहीं है, कई लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे शरीर में कितना हमको कैलोरी चाहिए, कैलोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसमें मोटापा और बीमारी कम होता है, वो बताता हूं। तो ऐसे बहुत सारा 1 घंटे के भी सेशन। और शनिवार को पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ये हर सेशन 5-5 बार होगा पूरे 1 महीने का। जो सेशन में आपको आना है वो सेशन में आप आ सकते हैं। एक सेशन का चार्ज है मात्र 99 रुपए। ध्यान से लिख लीजिए आप लोग पेन और डायरी में, अगर कोई भी एक सेशन लेते हैं तो 99 रुपए। उसके अलावा योग, एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो हर सुबह 5 से 6:30 बजे तक 1.5 घंटा रोज रहेगा ये। उसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता हम इस बार शाम को 8 बजे करेंगे, रोज 8 बजे करेंगे क्योंकि लोग फील्ड में जा रहे हैं। ये भी रोज रहेगा। जो नीचे में दोनों लिखा है योगा और श्रीमद् भगवत गीता रोज रहेगा। तो साथियों ये सेशन आपके और आपके परिवार के लिए है। इसके चार्जेस अगर पूरे सभी सेशन को आप लेना चाहेंगे 30 दिन का ना, इसकी कीमत लगभग 50,000 होती है। और अगर कोई और ट्रेनर देना तो लगभग 1 लाख से ज्यादा जाएगा। लेकिन इसको मैं सेवा के रूप में दे रहा हूं, इसलिए इसका चार्ज है मात्र 499 है। अगर पूरे कोर्स को लेते हैं और एक ही कोर्स को लेते हैं, जो 5 कोर्स 1 महीने मिलेगा वो 99 रुपए का है। तो जो भी चाहे, जो कोर्स में आना चाहे आ जाएगा। और कल के बाद किसी को फ्री में लिंक नहीं मिलेगा, उसी व्यक्ति को लिंक में मिलेगा जो इस पेमेंट को किए हैं। और जो गलती से आना चाहेगा, सिर्फ आईडी पासवर्ड कल से बदल जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करोगे तो दोबारा आप जुड़ ही नहीं सकते। इसलिए चोरी चुप के ना आके, अगर अच्छा लगता है, अगर आपकी जिंदगी बदलती है, कुछ मिलता है, तो चोर टाइप मत आइए। आप गर्व से आइए, खुशी से आइए, पैसे देके आइए। और मैं ये कहता हूं अगर आपको जिंदगी में अपने परिवार से प्यार है, अपनी सक्सेस से प्यार है, तो भैया हर जगह गुरु बनाना पड़ता है। अलग अलग गुरु है, वो आपका बिजनेस का गुरु है, आप मुझे अपनी जिंदगी और लाइफ का गुरु मानिए। और सीधा बात रखिए अपने सीनियरों से, भैया आप बिजनेस के गुरु हो सर, वो मेरे लाइफ के गुरु है, वो इस बिजनेस से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं वहां, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों पर्सनल अगर मीटिंग करना चाहे तो भी आ सकते हैं आप, ये कुछ चार्जेस है। पर्सनल आप राय लेना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि आप 499 देके मेरे पूरे कोर्स में आइए, या तो फिर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो 99 रुपए देके आइए, ठीक है। और ये सारे कोर्स मैं लेता हूं, ये सारा योगा, हेल्थ, आर्ट ऑफ बिहेवियर, कमांडो, सेल एंड डायरेक्ट सेलिंग, श्रीमद् भगवत गीता, ट्रैफिक और पर्सनालिटी, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स एंड वुमेन, ऐसे करके टोटल और लीडरशिप करके 10 कोर्स है। ये 10 कोर्स का चार्ज है 499 रुपए, सिर्फ 10 कोर्स का चार्ज पूरे 1 महीना। हर कोर्स 5-5 दिन होगा और योगा और श्रीमद् भगवत गीता रोज होगा साथियों। तो आप लोग इस बात को समझिए कि सेशन आपके हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथियों मेरा पेमेंट लिंक है,
ये आप मेरा कोर बार है, इसे आप स्कैन करेंगे, पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी करिए, क्योंकि अब मैं फ्री में सेशन नहीं दूंगा। भले मेरे पास कम संख्या रहेगी, उन्हीं को अपना ज्ञान, अपना अनुभव दूंगा। कल के बाद कोई फ्री, न श्रीमद् भगवद गीता का फ्री में जाएगा, न योगा में जाएगा, न मेरे कोई सेशन का जाएगा। टोटल वो पेमेंट पे ही जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट देते हैं वही सीरियस होते हैं, वही हमेशा आते हैं। या ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप पूरा डिटेल देख लीजिए। एक्सिस का है, SBI का है, मेरा भीम, गूगल और पे चलता है 9329403907 नंबर में चलता है। ये मेरा पूरा सेशन था साथियों। ये फिर से मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, मेरा बार कोड को आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। और कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव रखना चाहता है तो इस सेशन में आने के लिए, या आज के सेशन में, तो आई लिखेंगे, उन्हें मैं स्पॉटलाइट में लाऊंगा। प्लीज अपना आई लिखे, और जो तुरंत पेमेंट ट्रांसफर करना चाहे तुरंत ट्रांसफर करिए, क्योंकि एक लिमिट सीट के बाद मैं लोगों का पेमेंट लेना बंद करूंगा। ये मेरा अकाउंट नंबर है। कोई भी मेरे सेशन में अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आई लिखे, उन्हें मैं स्पॉटलाइट में लाने वाला हूं। सूरज कुमार साहू जी, चलिए सूरज जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड करता हूं। आप आएंगे और अपना बात रखेंगे। कोई भी और अपना अनुभव रखना चाहते हैं ना, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मेरे तरफ से आप स्पॉटलाइट में हैं, चेक करेंगे। ये मेरा अकाउंट नंबर है, चेक कर सकते हैं आप लोग। चलिए आप अपनी बात रखिए सूरज जी। जी थैंक यू गुरुदेव। आज के सेशन में आपको सादर प्रणाम, और इस जूम ऐप में जितने भी आए हैं सभी को मेरा सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि गुरुदेव आप आर्ट ऑफ बिहेवियर और एक्सीडेंट से संबंधित योगा, भागवत, इतने बेहतरीन आप, मैं शब्दों में नहीं कर सकता सर, जबरदस्त तरीके से आप इस सेशन को लेते हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनकी जिंदगी को बदल रहे हैं, उनके जीवन में नया परिवर्तन ला रहे हैं। इतना बेहतरीन, मैं तो सर गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया आपके सेशन को सुन करके, देख करके। और मेरा कुछ भी इमरजेंसी काम रहता सर, मैं आपके सेशन को कभी नहीं छोड़ता हूँ। कल कुछ जरूरी बस आपका सेशन में शामिल नहीं हो पाया था, और मैं तो पूरा देखता ही रहता हूँ, और सुबह के समय भी आता हूँ आपके योगा में कभी कभी। पर मैं अब कोशिश करूंगा सर डेली आपके 5 बजे, क्योंकि मैं सुबह तो उठ जाता हूँ जल्दी से, और आपके योगा और जितने भी आपके इस सेशन के माध्यम से आप कार्यक्रम दे रहे हैं गुरुदेव, मैं सबको अटेंड करूंगा। और मेरा वादा है, आप इस सेशन से लेकर मेरी जिंदगी बदल रही है, बहुत कुछ सुधार हुआ है, और मैं आगे चाहता हूँ आपके पूरे, और जितने भी इस ऐप में आए हैं सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप भी इस गुरुदेव का जो सेशन दे रहे हैं उनका आप लाभ लीजिए, और लोगों को भी आप इसमें जोड़िए। बस सर मैं इतना कहकर अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपनी बात रखे। अंकिता जी तैयार हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ सूरज जी सबसे पहले इंसान है जो पेमेंट ट्रांसफर किए थे, हमारे इस सेशन का हिस्सा है। तो साथियों आप भी आइए और अपने आप को और अपने परिवार को बेहतर करिए। तो अंकिता जी मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, चेक कर लेंगे, आप स्पॉटलाइट में भी हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, और पैनल में आए हुए सभी साथी को मेरा शुभ प्रभात है सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर, वंडरफुल रहा सर, यूनिक रहा और अल्टीमेट रहा सर। आज के पॉइंट सभी बहुत अच्छे लगे सर, पर मैं एक पॉइंट को क्लिक की हूँ सर, जो बोलते हैं कि जो मुफ्त में मिलता है ना सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता सर। तो आप सही बोले कि बिना जो चोरी छिपे आते हैं ना, तुमको नहीं आना चाहिए सर, और हिम्मत से आना चाहिए, और एकदम से हिम्मत करके, और क्या बोलते हैं सर, बिगड़ डरे आना चाहिए, चोरी छिपे नहीं आना, पेमेंट देकर आना चाहिए सर आपके सेशन। जो आप बोल रहे हो इसीलिए सर लोग नहीं आ रहे हैं, और ना ही आपका वैल्यू, मतलब आपके सेशन का कोई वैल्यू है सर, क्योंकि पेमेंट जो पेमेंट दे के आते हैं ना सर, उसी को बस पता रहता है। और जो लोग पेमेंट दे के नहीं आते, जो चोरी जैसे आते हैं सर, वो लोग अटेंड करेंगे तो भी नहीं, अटेंड करेंगे तो भी उनको कोई वो नहीं चलता सर। तो मुफ्त में मिला हुआ कोई भी चीज का वैल्यू नहीं होता सर, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सो थैंक यू सर जी, धन्यवाद। और आप बोलिए। मेरा पेमेंट मैं कर दी हूँ सर। हाँ हाँ, वही मैं भी बोल रहा था, मैडम को भी पेमेंट आ चुका है, और ये भी हमारे बिजनेस इसमें अपने सेशन में ऐड है। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट ट्रांसफर करें। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी मैं अपना लिंक वगैरह सबमिट कर दूंगा। आप भी आना चाहते हैं जल्दी आइए। और आगे चाहेंगे संतोषी वर्मा जी हमारे साथ है, वो अपना अनुभव रखेगी। स्वागत है।
अनम्यूट करें मैडम अपने आप को। बोलिए बोलिए। जी सर जी, मुझे इस बहुत अच्छे पैनल में बोलने का मौका दिया। वैसे तो मैं आपका जो आर्ट ऑफ बिहेवियर का कोर्स रहता है उसको जब से मेरे हस्बैंड बताए हैं तब से मैं अटेंड करने का भरसक प्रयास करती हूँ सर जी। और आपके ही माध्यम से मैंने भागवत गीता का भी अध्ययन करना शुरू किया है और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और जैसा कि आज आपने बताया सर जी कि बेटियों को संस्कार हम कैसे दें, मैं भी एक बेटी हूँ सर जी और मेरी भी एक बेटी है। आपने बेटियों के संस्कार के बारे में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को समझाया है। और जैसा कि आपने बताया सर जी कि ससुराल में भी अपने सास ससुर को अपने ही माता पिता के समान ही माने, तो मैं बिल्कुल सर जी, मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और मेरे सास ससुर भी ऐसे हैं, मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं आज भी। और मेरे बच्चे भी आपके आर्ट ऑफ बिहेवियर कोर्स को बहुत अच्छे से सुनते हैं सर जी। और मुझे बोलने में थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रहा है सर जी आज। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर जी। और ऐसे ही हम लोग आपके इस ट्रेनिंग को लेते रहें, आपका ये समय हमें हमेशा मिलता रहे और अच्छी अच्छी जानकारियां आप देती रहे। आपने ट्रैफिक रूल के बारे में बताया सर जी, एकदम बेस्ट लगा मेरे को। और जैसा कि आपने अभी कहा कि वाकई में हम लोगों को ना जो फ्री में मिलता है ना उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता सर जी। जो चीजें हम दे के करते हैं ना उसका हम लोग को ज्यादा क्या कहते हैं समझ आता है। उसके लिए हम लोग एकदम एग्री रहते हैं कि हाँ हमको ये करना है, ठानना है, इसको अच्छे से समझना है करके, है ना सर जी। तो आपने बहुत अच्छा आज अपना विचार व्यक्त किया सर जी हम लोग के साथ। और मैं चाहूंगी कि आपका समय और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बात रखा है। मुझे खुशी है कि आप जैसे लोगों को आर्ट ऑफ बिहेवियर से काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। मैडम आपको बता दूं, ट्रैफिक रूल्स अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। ट्रैफिक रूल्स के स्टेशन में आइए। हाँ, लेकिन वो ना सर सुन रहे थे सर कि ट्रैफिक रूल के बारे में भी आप ऐसी चर्चा किए थे थोड़ा बहुत, है ना, तो उसको सुनी थी मैं। और क्या है, ये है ना मेरे मिस्टर जी विजय वर्मा, मैं उनकी वाइफ हूँ सर जी। और उन्हीं के माध्यम से आपके इस सेशन में मुझे जुड़ने का मौका मिला और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैडम ट्रैफिक रूल्स के 25 और टेक्निक है। वो 25 टेक्निक जो है मैं 1 महीने में 5 बार लूंगा, हर हफ्ते मंगलवार। उसको आप सुनिएगा, आपके घर वाले बच्चे लोग, ये मैं कह सकता हूं कि 99% आप लोग बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। चलिए आगे सूर्यकांति चौहान मैडम है, अपना अनुभव रखें। स्वागत है आपका। आज के सेशन के लिए कोटि कोटि प्रणाम सर जी, और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर जी, आप जो सेशन दे रहे हैं कंटिन्यू लोक व्यवहार का सेशन मैं भी अटेंड कर रही हूँ सर जी। ट्रैफिक रूल्स को भी मैं अटेंड की और योगा को भी मैं अटेंड करती हूँ सर जी। मेरे भगवद गीता को भी मैं शुरू से लास्ट तक अटेंड कर रही हूँ सर जी। और मेरे अंदर में इतने परिवर्तन आए हैं सर जी जिसको मैं बता शब्द में बयान नहीं कर सकती सर जी। बहुत मेरे को फायदा हुआ है, बहुत ही लाभ हुआ है सर जी। और अभी आपने जो इस माने आज के सेशन में जो पॉइंट बताए हैं सर जी, आप जो ज्ञान एजुकेशन लेकर हमको जो बता रहे हैं सर जी, ये कोई भी बुक में मिलने वाली बात नहीं है सर जी। और आपका सेशन का कोई कीमत नहीं है सर जी, ये अनमोल है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। जैसे आपने बताए हैं सर जी कि वृद्ध बुजुर्ग लोगों को लेकर के, तो आज सच में सर देखा जा रहा है कि सच में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं सर जी। और अब बुजुर्ग होने तक की तो बात माने जवानी में भी नहीं करते हैं सर जी। तो वही है सर, ये संस्कार की कमी की वजह से। और आज के युवा बच्चों को सर जी मोबाइल, टीवी और क्रिकेट और बाइक, आपने 4 चीजें जो बताए सर जी, सही है। आज के डेट में बच्चों का बिगड़ने का एक ही कारण है सर जी, मोबाइल, मोबाइल और टीवी। तो हम अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए सर जी, आपने यहाँ पे बताए हैं सर जी कि सपना, संस्कार और शास्त्र। अपना सपना है, जो टारगेट है उसको हमको
रखना है अपने लक्ष्य को सर जी, और यहाँ हमको संस्कारी बनना है। यदि हम संस्कार खो देंगे तो भी यहाँ पे हम काम नहीं कर पाएंगे, और यहाँ हमें शास्त्र का अध्ययन करना है। तो बिल्कुल सर जी, हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, संस्कारी बनेंगे, तभी हमारा सपना पूरा हो पाएगा। और आप जैसे बताए हैं सर जी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में जी सर जी, तो हमें सतगुण व्यक्ति ही बनना है सर जी। हमारे अंदर में तीनों गुण तो है ही, लेकिन हमें 2 गुण को हमको नहीं अपनाना है, बल्कि हमको सतगुण को अपनाना है सर जी। और कमांडो ट्रेनिंग जैसे आप देते हैं सर जी, आपका मैं कमांडो ट्रेनिंग भी अटेंड की हूँ, और जितना भी सेशन आप दिए हैं सर जी बहुत ही कीमती है सर। और मैं भी आपका अभी जो उस दिन का आया था सर जी 499 रुपया जमा करने का, मैं वही सोची कि कोई भी बुक यदि हम खरीदते हैं तो पैसा देकर खरीदते हैं, उसके बाद उसको यहाँ ला करके हम पढ़ते हैं, और कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होता है सर जी। लेकिन यहाँ पे तो 100% गारंटी के साथ आप एक श्लोक को, आप एक एक शब्द को ऐसे मेहनत करके बता रहे हैं सर जी, जिसका कोई कीमत ही नहीं है। तो 499 रुपया इतने सब 10 सेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितने भी पैनल पे साथी हैं, मैं उन लोगों से भी यही बोलना चाहूंगी कि सेशन सर जी का जो ले रहे हैं, बिल्कुल ही हम उस एजुकेशन के लिए हम उनको कीमत नहीं दे रहे हैं। आपका सेशन कोई कीमत का नहीं है सर जी, ये गुरु दक्षिणा कुछ दे रहे हैं, ये बहुत ही कम है सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, प्रणाम सर जी। मैं तो पूरा सेशन ही लूंगी सर जी, जो कि मेरे को बहुत परिवर्तन हुआ है, और मेरे घर में भी बहुत फायदा ले रहे हैं सर जी, मेरे परिवार वाले जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर, इतना बोलकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सूर्यकांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती अनुभव के लिए। और मैं सूर्यकांति जी को हमेशा से देखा हूँ कि वो हमेशा ज्ञान को कीमत दे के लेती है, और यही कारण है कि आज उनके परिवार में उनकी एक अलग इमेज है। जहाँ रहती है, जिस जगह में वो रहती है, वहाँ आज इनको बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। जिनसे ये मिलती है, लोग बोलते हैं कि आप में बहुत परिवर्तन, बहुत चेंज आया है, बहुत अच्छा बात करते हो, ऐसा करके पूरा फीडबैक है। तो साथियों, अभी भी इस वक्त है, क्योंकि एक दिन का सेशन मिस करोगे ना, तो मैं आगे का सेशन बताऊंगा, वो अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, कोई भी एक सेशन। तो मेरा फाइनली कल से सेशन चालू हो रहा है, और कल के सेशन से आप शुरू से आइए, और इसके लिए आप अपना 499 10 कोर्स का, मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि मैं आपको 1 महीना पूरा अपना जितना अनुभव और ज्ञान देने वाला। उसमें रोज योगा, रोज भगवत गीता भी शामिल है, और अलग से कोर्स अलग है। ये टोटल सब मिला के 499 है ना। अगर आप मान लो भगवत गीता लेना चाहते हैं, सिर्फ 99 दीजिए। योग करना चाहते हैं, सिर्फ 99 दीजिए। बिजनेस को सीखना चाहते हैं, एक ही कोर्स 99 दीजिए। लेकिन ओवरऑल पूरा को लेंगे तो आपको 499, जो बहुत बहुत कम है। और मैं आप लोग से वादा करता हूं, निराश नहीं करूंगा। तो जितने लोग मेरा नंबर रखे हैं, अकाउंट नंबर रखे हैं, वो मेरे से पर्सनली चैट कर लें, बात कर लें, क्योंकि आज के बाद कोई भी सेशन आप किसी टीम से हो, आपको फ्री में लिंक, अभी तक मैं लिंक या फेसबुक में डालता था, मैं स्टेटस में डालता था, मैं कई ग्रुप में डालता था। अब आज के बाद कोई ग्रुप, कोई स्टेटस कहीं नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जो पेमेंट देके मेरे इस ग्रुप में आए रहेंगे। और गलती से आ जाएंगे, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वैसे भी अब आईडी पासवर्ड चेंज होने वाला है। अब रमेश पटेल सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो मेहनत करके ज्ञान को कुछ गुरु दक्षिणा दे के लेना चाहते हैं। यही तक मेरी बातें थी। आप मुझे पर्सनल चैट करिए, कॉल करिए, और मिलते हैं। अगर अब नहीं मिले हमारे सेशन में, तो अगली बार यही मेरा सेशन 499 की जगह मैं रखूंगा 4099। तो विश ऑल बेस्ट। थैंक यू।